हर किसी की एक कहानी होती है, उसका एक सफ़रनामा होता है। आज फिर हम एक सफ़रनामे के साथ आप लोगों के बीच में हैं। एक ऐसे शख्स हमारे साथ हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है और जीवन में बहुत कुछ उनके साथ हुआ है, घटा है और लोगों के बीच में वो रहे हैं। श्याम सुंदर जी हमारे साथ हैं, जिन्हें श्याम सुंदर पारिछा भी कहते हैं, श्याम सुंदर यादव जी भी कहते हैं और श्याम सुंदर की जगह दादा दादा भी लोग कहते हैं। तो तमाम तरीके से उनकी पहचान है, व्यापारिक भी है और राजनीतिक भी है और सामाजिक भी है। आइए उन्हीं से चर्चा करते हैं, थोड़ा उनका जीवन परिचय जान लेते हैं, कैसे व्यक्ति हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं। सर स्वागत है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम दादा बोले, बाकी कछु नहीं बोले। जी सर। दादा थोड़ा सा जीवन परिचय पर फोकस करिए। आप कहाँ जन्म हुआ, आप माता पिता क्या करते थे, भाई कितने हैं, पूरा थोड़ा जीवन परिचय पारिवारिक। मेरा जीवन परिचय में पारिछा में जन्म हुआ है। जन्म तिथि हमारी 1157 है। तो पारिछा में जब जन्म हुआ तो हमारे फादर पिताजी एक किसान परिवार से थे, माताजी एक गृहिणी थी। और जब हमारा एजुकेशन हुआ तो धीरे धीरे एजुकेशन सफ़र करके प्राइमरी पाठशाला हम लोगों ने गांव में किया, फिर इंटर तक हम बड़े गांव में पढ़े, मिडिल में कक्षा 8 तक पारिछा में पढ़े। इसके बाद बड़ा गांव में इंटरमीडिएट में ग्रेजुएट किया। इसके बाद धीरे धीरे चूँकि फादर हमारे खेती के साथ साथ ठेकेदारी का बिजनेस भी करते थे, चूँकि नहर की सफाई कराना, सिंचाई विभाग में, पीडब्ल्यूडी विभाग में। तो फिर हम लोग धीरे धीरे जब बड़े हुए, इसके बाद हमने अपने ठेकेदारी का काम शुरू किया। और ठेकेदारी हम लोगों ने सन 78 से शुरू कर दी थी। काफ़ी पुराने ठेकेदार। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने बाहर ठेकेदारी शुरू की तो बकेवर में हम लोगों ने कृषि विभाग से ठेका लेके वहाँ शेड बनाने का काम किया था। और वहीं से हम लोग जब बकेवर में पहुँचे तो माननीय मुलायम सिंह जी से मुलाकात हुई और जुड़े। इसके पहले भी आदरणीय हमारे पिताजी श्री घनाराम सिंह जी के नाम से जाना जाता था। और हम लोगों की जो घूम रही राजनीतिक घूम रही, हमारे ताऊ जी श्री भगवान दास जी लगातार 39 साल गांव के विलेज के प्रधान रहे। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद देहांत हो गया। इसके बाद 10 साल तक हमारे पिताजी ग्राम पारिछा के प्रधान रहे और उस समय निर्विरोध चुनाव हुआ करता था। तो 39 साल हमारे ताऊ जी श्री भगवान दास जी, इसके बाद 10 साल तक हमारे पिताजी श्री घनाराम सिंह जी गांव के निर्विरोध प्रधान चुने गए। इसके बाद जब पिताजी प्रधान थे 83 में, तो उसी समय हमारे गांव के ही व्यक्ति कैलाश सिंह जी उन्होंने अपना नामांकन फार्म डाल दिया था। पिताजी ने फिर मना कर दिया कि नहीं, अब वो हमसे उम्र में छोटे हैं और अभी तक हम लोग प्रधानी करते रहे, अब इनको भी दूसरों को भी मौका दिया जाए। अगर नामांकन डाल दिया तो चुनाव नहीं लड़े? नामांकन डाल दिया था, चूँकि उम्र में बहुत छोटे थे। तो उन्होंने कहा छोटे बच्चे ने डाला है तो हम अब नहीं लड़ेंगे, और अगर परिवार में किसी को लड़ना है बेटों को तो लड़ें। तो हम लोगों ने सब ने मना कर दिया कि नहीं, अब 39 साल हो गया हम लोगों को, इसके बाद हम लोग नहीं लड़ेंगे। कंटिन्यूस हमारे परिवार में दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन गांव के सभी जो मतदाता थे, उन मतदाता लोगों ने आकर के कहा, गांव की जो पब्लिक थी उन लोगों ने कहा कि नहीं साहब, अभी तो आप लोग निर्विरोध लड़ते आए हैं, हम आपके भाई को निर्विरोध बनाते आए। पिताजी से कहा कि आपको भी 10 साल निर्विरोध बनाया, लेकिन एक चुनाव हमारी कहने से आप चुनाव लड़िए, जो इलेक्शन में जाएंगे मतदाताओं के वोटों से लड़िए। तो फिर हमारे जो ताऊ जी के बड़े बेटे थे वीर सिंह जी, उनको हम लोगों ने चुनाव मैदान में उतारा। और उस समय लगभग हमें याद है कि 1300 वोट के समथिंग हुआ करते थे पारिछा में। तो 1300 वोट में 900 कुछ वोट हमारे भाई साहब को मिले और 300 कुछ वोट विपक्ष में कैलाश सिंह को मिले। तो जिससे आपको एक संतुष्टि मिली होगी कि लोग हमारे साथ हैं। उससे साथ हैं। और लोगों को जो काम था, चूँकि हमारी जो माताजी थी वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं, जब भी कोई उनके पास आ गया, मिथिला देवी नाम था उनका, तो जब भी कोई उनके पास आ गया उन्होंने कभी उसको बिना काम किए खाली हाथ नहीं लौटाया। लोगों में, गांव में आप जानते हैं कि किसी की बेटी की शादी है, निमंत्रण देते, महिलाएं आ गई, उनकी मदद कर दिया, हम लोगों को बिना कहे वो मदद करती हैं। तो उन्हीं के नाम से हम लोग अभी तक वहाँ चुनाव जीतते आते थे। और इसके बाद हम लोगों ने प्रधानी का चुनाव बंद कर दिया। तो जो हमारे बड़े भाई साहब वीर सिंह जी थे, उनको हमने, उनकी जो मैसेज हैं भाभी जी श्री बैनी जी,
तो बैनी वीर सिंह जी के नाम से हमने भोजला जो पंचायत है, जिला पंचायत की वार्ड, उसमें हमने उनको जिला पंचायत का चुनाव लड़ाया। बहुत बहुमत से वो चुनाव जीती। उसमें भी हमारे ही परिवार के जी बलवंत सिंह जी, जो बादाम सिंह छोटे भाई हैं, जी, तो उनकी मिसेज जो हमारी चाची लगती हैं, वो चाची और बहू में चुनाव हुआ। बहुत बढ़िया। हाँ, तो लगभग 13,000 हमारी भाभी जी को वोट मिले और करीब 2300 वोट उनको मिले थे। दोनों लोग आपस में लड़ रहे थे। अच्छा, चूंकि आपने शिक्षा की बात की, शादी कब हो गई थी, किस उम्र में शादी हुई? हमारी शादी हो गई थी लगभग 74 में। 74 में। कम उम्र में शादी पहले हो जाती थी। लव मैरिज है क्या, अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज। मतलब मम्मी पापा ने जहाँ फिक्स कर? नहीं, जहाँ पापा ने, हमारे पापा का कहना रहता था, पिताजी का, कि जो गरीब की बेटी है उसको हमारे घर में बहू बन करके आए, और जब बहू बन करके आएगी तो हम लोगों की सेवा करेगी। क्योंकि राजनीतिक परिवार रहा, 4 लोग आ गए, 6 लोग आ गए। पिताजी थोड़े धार्मिक ज़्यादा थे, तो जब भी कोई साधु संत आ जाते थे या धार्मिक लोग आ जाते थे, तो उनका उद्देश्य रहता था कि घर पे खाना खिलाना, भोजन कराना, दान दक्षिणा देना, ये सब रहा। और पिताजी भी हमारे पहले तो राजनीति से जब जुड़े, प्रधान रहे, तो आदरणीय हमारे अनुराग शर्मा के पिताजी जी, जो थे, विश्वनाथ शर्मा जी, जब सन 82 में लड़े तो उनके साथ रहे। फिर अग्नोत्री जी के साथ रहे। कई दफ़े मौका ऐसा भी आया कि अग्नोत्री जी जब कभी जाते थे, एक दफ़े विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव साथ में हो रहा था जी। और हम उस समय राजनीति में पहुंच गए थे, तो मुलायम सिंह जी के साथ थे जी, और हरगोविंद कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे थे। तो हम चुनाव प्रचार में जब जाते थे तो हमारे जो गांव है पारीछा गांव जी, पारीछा गांव के पीछे लगभग 12 गांव राजपूत लोगों के हैं, लोधी राजपूत, जी, नरवरिया राजपूत हैं सब लोग। तो वहाँ पे 12 बोलते हैं। तो वहाँ पे चूँकि सारे लोग राजेंद्र अग्नोत्री से जुड़े हुए थे, सारे लोग जुड़े थे। जब हमने वहाँ राजनीति में प्रवेश किया और लोगों की मदद करना शुरू किया, तो कुछ लोग हमसे भी जुड़ गए। और जब हमसे जुड़ गए तो राजेंद्र जी ने जाकर के पिताजी के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई हम चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ हमारी मदद कीजिए आप। तो उन्होंने एक चेक ले ली 11,000 रुपये की। और जब गांव में वहाँ गए, जौरी, बेटा, लिधौरा, बराटा, लेवा, रनुआ, गौरारी, रमैयापुरा, बजेरा, इन गाँवों में जब वो गए तो उन्होंने कहा कि भाई आप कहते हो कि श्याम सुंदर सिंह की वजह से हम वोट दे रहे हैं, लेकिन उनके पिताजी का क्या नाम है? तो लोगों ने कहा घनाराम सिंह। तो उन्होंने वो चेक दिखाई कि देखिए ये चेक हम लेकर के आए हैं और घनाराम सिंह जी हमारे साथ हैं। बहुत शानदार। तो इसलिए वो अब जब हम दोबारा लोगों के पास वोट मांगने गए तो लोग हंसने लगे कि पिताजी आपके भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और आप समाजवादी पार्टी को वोट मांग रहे हैं। तो हमने कहा ये बात सही है कि राजेंद्र जी का उन पिताजी से लगाव रहा, और चूँकि वो भगवान राम के भक्त रहे और ब्राह्मण कोई भी उनके पास पहुंच जाए पिताजी का, वो कभी उनको खाली हाथ नहीं आने दें। इसीलिए कई ऐसे उदाहरण हैं कि हमारे जो ब्राह्मण कन्याओं का कन्यादान हमारे पिताजी ने लिया और आज तक भी हम लोग उनको अपने परिवार की बहन मानते हैं। और हमारे जो पारिवारिक रिश्ते रहे, जो हमारे परिवार में आदरणीय रावत जी हैं, जगदीश शरण रावत जी, उनके 4 बेटे थे, पंडित जी हैं, उनके कोई बेटियां नहीं थी। तो हमारी बहन को पिताजी से अपनी बेटी मांगी और उनने हमारी बेटी का कन्यादान लिया। तो आज ऐसे संबंध हम लोगों के पारिवारिक संबंध हैं। इसी तरह धीरे धीरे हम लोगों का राजनीतिक सफ़र आगे बढ़ा और 98 में, पहले 93 में आदरणीय भाभी जी जिला पंचायत में दोबारा फिर चुनाव हुआ, तो हमारी भाभी जी दूसरे क्षेत्र से बदल के वो सीट जो है SC सीट हो गई, सुरक्षित हो गई। तो हम लोग दूसरी से लड़े, वो वहाँ से भी जीती। इसके बाद 98 में आदरणीय मुलायम सिंह जी ने हमको विधान परिषद में MLC के लिए टिकट दिया। तो हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, हमारे साथ आदरणीय मानवेंद्र भाई साहब जी थे। तो आपस में चुनाव हुआ, बहुत अच्छी तरह के चुनाव हुआ और उसमें सभी मतदाताओं ने, जो हमारे सम्मानीय प्रधान भाई हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, हमारे नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के जो पार्षद हैं और कैंटोनमेंट बोर्ड के जो सदस्य लोग थे,
और हमारे जो विधायक और सांसद लोग रहे, उन सब ने मिलकर के अच्छा मत दिया और 109 वोट से हम जीत गए थे। तो इसके बाद हमारा सफ़र आगे बढ़ा। और इसी बीच में 2000 में पंचायती राज का चुनाव हो रहा था मध्य प्रदेश में जी। तो वहाँ के लोगों ने भी कहा, दतिया ज़िले में आना जाना रहता था जी। वहाँ हम लोगों के कुछ काश्तकारी है, खेती वेती है, तो वहाँ पर भी हमारे छोटे भाई मतदाता थे। तो लोगों ने कहा कि भाई आप यहाँ से चुनाव लड़िए और आप ऐसे जनप्रतिनिधि हैं कि सभी के हितों की रक्षा करते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार उन दिनों यहाँ थी अपना यूपी में, तो हम लोगों ने काम वाम कराए। तो उसके नतीजे ये आए कि लोगों ने कहा कि आप अपने भाई को यहाँ से जिला पंचायत का चुनाव लड़ाइए जी। तो हमने कहा ठीक है भाई। हम लोग जहाँ से वोटर थे, ग्राम परासरी से जहाँ हमारी ज़मीन थी जी। वो गांव हम जिस वार्ड से लड़े, बसई वार्ड से, वो गांव यहाँ नहीं लगता था। अच्छा। हाँ, और कोई जाति समीकरण में कुल 500 वोटर थे पूरे टोटल जो जिला पंचायत की सीट थी, उसमें कुछ जाति समीकरण में आधा वोट 500 थे जी। लेकिन फिर भी यहाँ हमारे विपक्ष में जहाँ सबसे ज़्यादा वोट लोधी समाज के थे, नरवरीय समाज के, वहाँ से महेश लोधी जी जो बसई क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो हमारे विरोध में चुनाव लड़े। आदरणीय सत्येंद्र खरे साहब चुनाव लड़े और 17 लोग लगभग चुनाव लड़ रहे थे जी। तो उस समय भी आधे से ज़्यादा वोट हमारे छोटे भाई को मिले जिला पंचायत सदस्य के लिए और अच्छी तरह से हम लोग चुनाव 11,000 मतों से लगभग चुनाव जीते। आपने जो बताई है, थोड़ी सी अपने जीवन परिचय दिया है, उसमें एक चीज़ सामने आई है कि लोग आपके साथ रहे, इसलिए आप लगातार जीतते चले गए। क्या कारण था? क्योंकि आपने जो बोला इसका मतलब है कि आप कट्टर जातिवादी राजनीति से दूर रहे हमेशा। नहीं, हमारे लिए जो हमने राजनीति की, चूँकि गांव में जब प्रधानी चलती थी, हमारे ताऊ जी प्रधान रहे, हम उस समय पढ़ा करते तो हम देखते थे ताऊ जी को, श्री भगवान दास जी को, कि वो किसी भी समाज का कोई व्यक्ति आ जाए वो हमेशा मदद करने का काम करते। पारीछा एक गांव ऐसा है कि पारीछा में केवल एक ही गोत्र के लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा जो हमारा रौतेले गोत्र है यादवों में, वही सारे लोग रहते हैं पूरे। बकाया एक घर 2 पंडितों के घर हैं, बकाया रायकवारों के हैं, एससी में अहरवाल लोगों के वो थे, बकाया और कुछ हमारे थोड़े परिहार लोग भी हैं जी। इस तरह से हैं, राजपूत कोई नहीं है वहाँ, ठाकुर छत्री कोई नहीं है। तो इस तरह से कोई वोटर नहीं थे। जब हम देखते थे कि हर समाज के व्यक्ति वहाँ आते थे, वो काम करते थे, काम जी, कभी किसी का कोई काम आ जाए वो करने का काम करते थे जी। इसलिए हमारा जो राजनीतिक जीवन सफ़र जो शुरू हुआ, ये ध्येय लेकर के चले कि कोई भी व्यक्ति आ जाए उसका हम काम करें। जिस तरह हम एमएलसी बने तो उस समय माननीय कल्याण सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, माननीय राजनाथ सिंह जी यहाँ पर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, और माननीय मानवेंद्र भाई साहब चुनाव लड़ रहे थे। तो उन लोगों के दौड़े हुए और लोगों ने बुलाया और सबसे वोट भी मांगा कि भाई मानवेंद्र सिंह जी को जिताना है, लेकिन सभी लोगों ने एक आस्था, प्रेम, विश्वास हमारे ऊपर जताया और हम जो है यहाँ से चुनाव जीते। और छोटे भाई को फिर दतिया से हम लोगों ने जब जिला पंचायत का सदस्य जीता जी, तो इसके बाद हमने जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया। वहाँ 10 सदस्य हुआ करते थे, 10 सदस्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती। 2000 माननीय दिग्विजय सिंह जी वहाँ मुख्यमंत्री थे, तो गोविंद सिंह जी वहाँ के प्रभारी थे, डॉक्टर गोविंद सिंह जी लाहौर वाले, तो वहाँ के प्रभारी हुआ करते थे दतिया के। तो उन्होंने अपना हमारे खिलाफ नारायण दास धाकड़ जी को चुनाव लड़ाया जी, छोटे भाई विशुन सिंह के खिलाफ। लेकिन जब मतदान हुआ तो एक प्रस्तावक और समर्थक कैंडिडेट 3 लोग होना अनिवार्य होते हैं, तो उसमें से प्रस्तावक और समर्थक और जो 3 लोग होते हैं, 2 समर्थक, एक प्रस्तावक, एक समर्थक और एक कैंडिडेट, तो उसमें से भी 2 वोट से केवल उनको मिले, उसमें से 1 वोट हमको मिला, 8 वोट हमारे भाई को मिले और अध्यक्ष जीते। अच्छा, चूँकि एक लंबा सफ़र है आपके जीवन का, बीजेपी में कैसे आप आए? हम लोग 2012 में जब हमारे यहाँ की बमीना सीट का परसीमन हुआ जी, तो बमीना सीट के परसीमन में हम लोग चाहते थे कि बमीना से विधानसभा लड़ें जी, क्योंकि 2010 में हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया था। इसके बाद हम चुनाव विधान परिषद का नहीं लड़े, और जब
2012 में चुनाव आया विधानसभा का, तो हमने टिकट मांगा। जब टिकट मांगा गया तो आदरणीय चंद्रपाल सिंह जी हमारे क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे जी। तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर कर दी। पहले हमसे मना कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे विधानसभा का, तो हमने टिकट मांगा और फिर उन्होंने अपना टिकट लड़ने का निश्चय किया कि नहीं हम टिकट चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी की उस समय माहौल बना था पूरे प्रदेश में कि सरकार आ जाएगी। तो उन्होंने अपना मन बदल करके, तो हमने कहा कि भाई क्षेत्र हमारा है, आप वहाँ से गरोठा विधानसभा से विधायक रहे जी। इसके बाद 2004 में पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, हम लोग आपके साथ रहे तो चूंकि अब विधानसभा का चुनाव हम लोगों को लड़ने दो जी। उन्होंने हम लोगों की बात नहीं मानी और वो चुनाव लड़े। तो फिर हमने सोचा कि भाई मन बनाया कि क्षेत्र के लोगों ने हमसे कहा, हमारे जो बुद्धिजीवी मतदाता हैं जी। हमारे क्षेत्र के बमीना के, उन लोगों ने कहा कि नहीं आपको चुनाव लड़ना चाहिए और जब हम आपके साथ हैं आप चुनाव लड़िए। तो माननीय राजनाथ सिंह जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जी। तो जब हम उन लोगों से मिले जा कर के दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप जैसे लोगों को तो हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है, हम आपको टिकट भी दे देंगे जी। तो उन्होंने हमारी ज्वाइनिंग करा दी और आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी 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 यहाँ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो फिर बाद में हमको टिकट मिल गया, हम चुनाव लड़े, चंद्रपाल सिंह जी चुनाव लड़े और कांग्रेस से राजेंद्र सिंह यादव जी चुनाव लड़े, 3 यादव लड़ गए और केपी राजपूत बहुजन समाज से लड़े तो वो चुनाव जीत गए। चंद्रपाल सिंह जी सेकंड पे रहे, हम थर्ड पे रहे, राजेंद्र सिंह फोर्थ पे। अब इसी बात को लेके ऐसे आते कि क्या वही चुनाव कारण है आप लोगों चंद्रपाल यादव और आपके बीच में जो खींचातानी चलती रहती है? चंद्रपाल सिंह जी ऐसा मानना है उनका, जो लोगों ने भी बताया है कि उनका कहना ये रहता है कि अगर श्याम सुंदर सिंह चुनाव नहीं लड़ते तो वो उस समय विधायक बन जाते और वो मंत्री बन जाते। तो इस तरह से मानना है, लेकिन हमारा उसमें ये कहना है कि चूंकि जो हमारे जो समाजवादी पार्टी के मतदाता थे, चूंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी और पिछले चुनाव में वहाँ पे उन कम वोट आया करते उतना वर्चस्व नहीं था। हाँ, जो 2007 में जो चुनाव हुआ था एमएलए का, उस समय जो विधायक का टिकट लड़ रहे थे तो उनको कुल 11,000 वोट मिले थे। इसी तरह माननीय अपना 4 में वो लड़े थे अपने 9 में जी जी अपना रविंद्र शुक्ला जी, तो बमीना विधानसभा में उनको भी कम 12-13,000 समथिंग वोट मिला था। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का वोट कम था। उसके पहले जब राजेंद्र जी लड़ा करते थे और रतनलाल जी विधायक हुआ करते, उस समय भारतीय जनता पार्टी का वोट अच्छा था, लेकिन बीच में एससी वोट बहुजन समाज की तरफ चला गया, ओबीसी वोट समाजवादी की तरफ चला गया, विखंडन हुआ। तो इस तरह कम था, समाजवादी पार्टी का माहौल था, लेकिन फिर भी हमको 44,700 कुछ वोट मिले और हमारा जो टिकट हुआ था चंद्रपाल जी को 60,000 कुछ वोट मिला था, 61,000 के समय, और कृष्णपाल जी को 69,000 वोट मिला। जो हमें वोट मिला था वो सारा 9 यादव गांव में हमें वोट मिला था उस पीरियड में। ओह बहुत बढ़िया। तो हाँ, सब समाज आपके साथ लगे, समाज का वोट हमको मिला था और सभी लोगों ने वोट दिया था। हमने धन्यवाद भी दिया, हम लगातार काम करते रहे। इसके बाद 2015 में जब चुनाव आया तो दोबारा लोकसभा का नहीं, विधानसभा का जब चुनाव आया तो हम दोबारा, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, समाजवादी ने टिकट दे दिया, तो हम उसमें समाजवादी में ज्वाइन हो गए। चंद्रपाल यादव अंदर से टिकट मांग रहे थे, बेटे के लिए उजागर नहीं कह रहे थे बेटे तो हाँ, तो चूंकि चंद्रपाल यादव हार चुके थे इसलिए हमको टिकट दिया, मुलायम सिंह जी ने बुला करके और शिवपाल जी अखिलेश जी ने बुला करके टिकट दिया। फिर आपस में पारिवारिक कुछ विघटन हुआ तो हमको मुलायम सिंह जी के साथ जोड़ करके हमारा टिकट काट दिया गया हम समाजवादी से। तो तब से फिर हम समाजवादी में रहे और 19 चंद्रपाल जी का बेटा चुनाव हार गया, राजीव सिंह पारीछा को टिकट मिला, राजीव सिंह पारीछा को टिकट मिला तो वो चुनाव जीत गए राजीव सिंह पारीछा। तो उस समय हम पे आरोप लग गया कि आपने अपने गांव के बेटे को, भतीजा जो लगता था पारिवारिक, आपने उसको जिता दिया और हमको हराया, लेकिन ऐसा नहीं था। हम लोग चुनाव होता है, हम लोग जो है, जनता आक्रोश थी कि हमारा टिकट कटा था, तो जनता उस समय आक्रोश में थी, तो उसका फायदा जरूर राजीव सिंह को मिला, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि जब टिकट कट जाता है तो लोग जिस नेता से
जुड़े रहते हैं लोग। कि हमारा जो कार्य करने की जो क्षमता रहती थी हर वर्ग की रहती थी। दादा अगर इसी चीज़ को देखें तो पूरा बुंदेलखंड में का एक सपा समाप्त हो गई। जो सपा के अच्छे लोग थे, जिनकी साफ छवि थी, वो सभी पार्टी में चले गए। जो वर्तमान एमएलसी हैं, उनके पति ने एक यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सपा मतलब समाप्त पार्टी। तो बुंदेलखंड में एकाएक सपा की बिल्कुल मतलब एक समय ज़्यादा अच्छा चर्राटा था, लोग जीत कर भी आते, बिल्कुल शांत हो गई, लोग लगातार हार रहे सपा के। कुछ जो कार्य है समाजवादी पार्टी की जो नीतियाँ थी, नीतियाँ तो अच्छी थी, लेकिन जो क्रियान्वयन करने की जो क्षमता थी लोगों की वो गलत रही है। जैसे लोकल में जो क्षेत्रीय नेता रहे, उन नेताओं ने जो क्रियान्वयन में जो कानून नियम लागू किए, कोई नीतियाँ जो लागू की वो अच्छी तरह नहीं, तो उससे उस पर ठप्पा लग गया एक जातिवाद का कि केवल दो ही समाज की पार्टी है। तो एक तो माइनॉरिटी का मुस्लिम वर्ग का और एक यादव वर्ग का, जबकि नीतियां सभी के लिए बनाई समाजवादी पार्टी। लेकिन जो नेता हुआ करते थे, जो यहाँ के स्थानीय नेता थे, जो सबसे बड़े नेता हुआ करते थे, उन लोगों पर आरोपित रहा, उन्होंने क्रियान्वयन अच्छी तरह से नहीं कर पाया और धीरे धीरे जो अच्छे लोग थे वो कटते चले गए। अच्छे लोग क्या ही लोग, जैसे माननीय हरगोविंद कुशवाहा जी जो यहाँ से 3 दफे पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, बहुत अच्छे मत पाए, तो वो अलग हुए, तो कुशवाहा समाज अलग हो गया। इसके बाद राकेश पाल समाजवादी पार्टी से आए, जीते, यहाँ से जिला पंचायत के 2 दफे 3 दफे अध्यक्ष रहे, उनकी पत्नी अध्यक्ष रही जिला पंचायत की झांसी से जी, वो भी कट गए, तो वो समाज भी अलग हो गया। रतन लाल अहिरवार जिनको समाजवादी पार्टी से टिकट दिया था, जीत गए थे, तो वो भी फिर बहुजन में चले गए और बाद में जीते, मंत्री बने, तो वो भी बहुजन जो SC वोट था वो भी कम हो गया धीरे धीरे करके। तो ऐसे बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। पिछले चुनाव में छत्रपाल सिंह जो जिले के अध्यक्ष रहा करते थे, बिल्कुल। उनका बेटा बीरेन सिंह टिकट मांग रहा था, उसको टिकट नहीं मिला, वो भी अलग हो गया। तो वो भी जो हमारा समाजवादी पार्टी का उसके साथ सभी वर्ग का वोट था वो भी अलग हो गया। इसके बाद हमारा भी अब हम लोग भी अलग हो गए हैं। पंजाब सिंह भी जो ब्लॉक प्रमुख रहा, उसको बार बार रोका गया आगे बढ़ने से। हाँ, उसको 12 में अगर टिकट मिल जाता वो जीत जाता, लेकिन चंद्रपाल जी स्वयं लड़ गए, उसका टिकट काट दिया गया, हमारा भी काट। तो लोगों में आक्रोश रहा। एक बात समझिए, ये एक ही आदमी बार बार चुनाव लड़ेगा और बार बार हारेगा, तो ऐसा क्या कारण है कि उसी को टिकट दिया जाए? इसलिए लोग धीरे धीरे और पूरे बुंदेलखंड की यही पोजीशन बनती गई धीरे धीरे। और चंद्रपाल यादव की बात करें तो सांसद भी वो चुने गए लोकसभा से, फिर राज्यसभा से सांसद गए, लगातार विधायक की टिकट भी मांगते हैं, अपने लिए मांगते थे, बच्चे के लिए मांगने लगे। तो कहीं ना कहीं जो परिवारवाद की तरफ सपा बढ़ गई या व्यक्ति विशेष की तरफ सपा बढ़ गई, समाजवाद का नारा देकर जो उन्होंने किया है, लोगों के बीच में जो चीज गई, उसका एक सबसे बड़ा कारण मानते हैं आप किसकी वजह से पार्टी का एक जनाधार कम होता चला गया? नहीं, बिल्कुल बात यही सही है कि जो जिस तरह से जो बुंदेलखंड में पार्टी का जो कमी आई है जी, वो जो एक छत्र हमारे यहाँ नेता चंद्रपाल सिंह हुआ करते और सारे लोग उनकी बात मानते भी थे, हम लोग भी उन्हीं की बात मान के काम करते थे पार्टी की। लेकिन जो नीतियां रही, जो हम लोगों पर ठप्पा लगता चला गया, खास तौर से वो, उससे पार्टी धीरे धीरे कमजोर होती और आम वोटर कटता चला गया। आम वोटर, हर समाज का वोटर कटा। जब हर समाज का वोट कटेगा तो धीरे धीरे, और फिर माननीय 2014 में मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने जी, तो उन्होंने सबको साथ लेकर के उन्होंने देखा कि कौन सी समाज कमजोर है, उसके वर्ग के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो जब नीचे से हर वर्ग के लिए काम करना शुरू कर दिया, भेदभाव नहीं रखा है, सामाजिक भेदभाव माननीय मोदी जी ने नहीं रखा, बिल्कुल नहीं रखा। तो उसी के जरिए जब 17 में चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश में योगी जी आ गए, विधानसभा का चुनाव हुआ, और जब योगी जी आ गए 17 में, तो हमारा ऐसा मानना है कि केंद्र की नीतियों के तहत, केंद्र की नीतियाँ और प्रदेश की जो नीतियाँ बनी, तो भारतीय जनता पार्टी फिर आगे ही बढ़ती गई और लोग अब भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय में जो देश का भविष्य है, आज जो प्रगति की ओर है पूरा देश, माननीय मोदी जी की नीतियों से जो ये सशक्त भारत बनाने की जो मोदी जी की सोच है वो कामयाब हो रही है। और सारे लोग जो मतदाता हैं, बुद्धिजीवी मतदाता, वो मोदी जी से जुड़ करके
चाह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत करें जिससे हमारी विदेश नीति में भी हमारे देश की अग्रणी भूमिका रहे और विश्व गुरु बन करके हमारे, और जो 500 साल पुराना राम मंदिर का जो हमारा मुद्दा था, क्योंकि हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं। अभी जब हमने देखा पिछले दिनों कई लोग नेताओं ने भाषण दे दिए, कई नेताओं ने अपना बयान दे दिया कि पार्टी कि हम मंदिर दर्शन करने नहीं जाएंगे, इस तरह से। तो हमारे मन में एक सोच आई है कि भगवान राम को देख करके, उनके चरित्र को देख करके हम लोग गृहस्थ जीवन अपना जीवन यापन करते हैं, उनका सोच एक रखते हैं कि भगवान राम का कैसा चरित्र था, जिन्होंने अपने परिवार को लेकर के कैसे चले थे, माता से क्या व्यवहार था, पिता से क्या व्यवहार था, और भाइयों से क्या व्यवहार था, घर परिवार में बहुओं से क्या व्यवहार था, और आम जनता से उनका क्या रुझान था। उस रुझान को लेकर के जब हम लोग जीवन यापन करते देखा कि हम भगवान राम के दर्शन नहीं कर पा रहे, और जहाँ मस्जिद थी ही नहीं। पूर्व में जब मुगल लोग आए तो उन्होंने जहाँ हमारे हिंदू धार्मिक स्थान थे, अब जब भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में है तो वहाँ मस्जिद कहाँ से आ सकती है? बिल्कुल। तो तोड़ के बना ली। तो जब वो धीरे धीरे लोगों का उत्साह आगे बढ़ा, धार्मिक आस्था आगे बढ़ी, मोदी जी के साथ आगे बढ़ करके आई, और मोदी जी के समय में ही वो कार्य हुआ, भगवान राम का भव्य दिव्य सुंदर मंदिर बना। हमारी भावना हुई तो पिछली इसी 10 तारीख को हम दर्शन करने गए, जब देखा कि भगवान राम की सुंदर मूर्ति हंसमुख हंसते हुए भगवान राम विराजमान है, तो सामने ये लगा कि भाई हम लोगों को भी अब भारतीय जनता पार्टी राम काज में लग जाना चाहिए। और राम के काज में जो है, जो राम का नहीं है वो किस काम का है, तो इसलिए हम लोग भी इस भारतीय दादा। लेकिन हम इस राजनीतिक दौर में मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, तमाम राजनीतिक दौर देखते हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव की कई लोग तारीफ करते हैं। मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और आज के वर्तमान में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में क्या अंतर है, क्योंकि आप मुलायम सिंह के काफ़ी करीबी भी रहे हैं। आदरणीय नेताजी का जो सपना था, उनके पास भले ही चुनाव नीतियों पर लड़ते थे, वो अपनी नीति बनाते थे, जो भी विधायक चुन गया किसी भी पार्टी का हो, और वो मुख्यमंत्री रहे या विपक्ष के नेता रहे, तो उन्होंने जहाँ पे भी देखा कि ये काम जनहित के होना चाहिए, वो आदरणीय मुलायम सिंह ने करने का काम किया। कई दफ़े हमने देखा कि विपक्ष के जो विधायक हुआ करते थे और माननीय मुलायम सिंह जी के पास पहुँच गए तो उन्होंने उनको सम्मान भी दिया, उनका सम्मान किया, और जो जनहित की नीतियाँ होती थी उनका क्षेत्र में काम करने का काम माननीय मुलायम सिंह जी किया करते। इसीलिए आज भी उनकी बात को लोहा मानते हैं कि मुलायम सिंह जो कह देते थे वो ये नहीं सोचते थे कि क्षेत्र में काम नहीं होना चाहिए। पार्टी किसी की भी हो, जीत किसी का विधायक हो, लेकिन वो हमेशा जनहित की नीतियों को काम में लाने का काम करते थे, और वो हमेशा जिनका क्षेत्र के विधायक की अगर बदनामी होती थी या किसी तरह से विधायक की शिकायत होती, विपक्ष के लोगों से पूछते थे, बुला करके पूछते थे कि हमारा विधायक कैसा काम कर रहा क्या है, तो वो दूसरे विधायक जानकारी भी रखते, जानकारियाँ रखते थे। और इसीलिए आज कई दफ़े केंद्र में ऐसा मौका आया, कांग्रेस का उन्होंने विरोध किया, सोनिया जी का किया तो विरोध किया, गलत है तो गलत है, और कई दफ़े देश हित में अगर मौका मिला तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे। माननीय अब्दुल कलाम के लिए भी उन्होंने राष्ट्रपति के लिए अपना प्रस्ताव दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के सभी जो नेतृत्व मुलायम सिंह यादव संसद में मोदी जी के लिए रिपीट करने के लिए पिछली दफे बोला कि काम अच्छे हुए आना चाहिए, वो अलग चीज है, पार्टी अलग है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि अगली दफे फिर मोदी जी मान। ऐसे नेता बहुत कम होते हैं, ऐसे बहुत लोग कम होते हैं जो निष्पक्ष अपनी बात संसद में रखते हैं। आज क्या है अखिलेश के साथ? अखिलेश जी भी काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो टीम वर्क है, जो जिस तरह से काम होना चाहिए, जो समाजवाद है, सभी वर्ग को लेकर के एक उनके ऊपर जो छाप लग रही है उसको वो मिट नहीं पा रही है। जब तक वो मिटेगी नहीं तब तक पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी। दादा, आप पार्टी में हैं, बीजेपी में शामिल हो गए, लगातार चूंकि चुनावी माहौल है इस समय, लगातार अनुराग शर्मा के साथ आप नज़र भी आ रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं, और आपकी भी एक फैन फॉलोइंग है, लोगों के बीच में आपकी एक पकड़ है। अच्छे लोग जितने वास्तविकता में अमन चैन सुकून चाहते हैं वो आपको चाहते हैं। अनुराग शर्मा के साथ आपका कैसे आना हुआ, कैसे प्रभावित हुए आप, और कैसे व्यक्ति हैं अनुराग शर्मा? देखिए, हमने 14 तारीख को अपना बायोडाटा क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के पास रखा जी,
और 14 तारीख को शाम को हमारे पास फ़ोन आ गया कि आप श्याम सुंदर सिंह बोल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी आपसे बात करना चाह रहे हैं। हमने हाँ बोल रहे हैं। बोले मैं बीजेपी कार्यालय से बोल रहा हूँ, आपने अपना बायोडाटा दिया है, पार्टी ज्वाइन है? हमने हाँ हमने दिया है। तो बोले कल ज्वाइनिंग है आपकी, आपको 11 बजे आना है अगर आपको ज्वाइन करना है। तो हम पहुँच गए और 15 तारीख को हमारी ज्वाइनिंग हो गई। 14 तारीख को माननीय अखिलेश जी के साथ तस्वीरें क्षेत्रीय चुनाव को लेकर के बातचीत चल रही थी, बुंदेलखंड को लेकर। 15 तारीख को 14 को रात में आया, 15 को हमने अपनी पार्टी ज्वाइन कर ली। और फिर 16 तारीख को हमारा 15 और 16 का हरिद्वार में कार्यक्रम लगा था, दिव्य प्रेम सेवा मिशन वाला जो हम लोग संस्था चलती है, तो वहाँ कार्यक्रम था। तो हम उस 16 तारीख को अपने 15 की रात में ज्वाइनिंग की, 15 को दिन में, और हम ज्वाइन करके चले गए हरिद्वार। और 16 तारीख को वहाँ रहने के बाद जब हम लौट करके आए और 17 तारीख को हम क्षेत्रीय कार्यालय पहुँचे। वहाँ से हमें जिम्मेदारी दी गई, माननीय पाल साहब जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं जी कानपुर क्षेत्र के, उन्होंने जिम्मेदारी दी कि आप जा कर के काम करिए। 17 तारीख से आकर के हम अपने काम में लग गए। और इस बीच में हम इसलिए और काम में लग गए, हम अनुराग जी से इसलिए और खुश रहे कि जो हम लोगों का, चूँकि आमने सामने चुनाव हुआ था हमारा, और पिछला जो 19 में चुनाव हुआ था माननीय अनुराग जी का जी, तो बीच में कई जनहित की जो कार्य योजनाएँ आई या लोगों के जो काम होने थे, कोई बीमार हुआ तो जा कर के एम्स में भर्ती कराना। तो चूँकि हम तो सांसद थे नहीं जी, लेकिन हमने जब भी अनुराग जी के यहाँ पत्र लिख करके भेजा तो उन्होंने उसको लेटर पैड पर लिख दिया, उसको भर्ती हो गया, उसका इलाज हो गया। लखनऊ में ज़रूरत पड़ी पीजीआई में, उन्होंने लिखा। और जो जनहित के काम के लिए हमने जब भी अनुराग जी के यहाँ बोला, जनहित के किसी का रिजर्वेशन होना है, बाहर जाना है, बीमार है नहीं जा पा रहे, रिजर्वेशन नहीं होना है, तो हमने लिख कर के पैड पे दे दिया। तो वो लोग जा कर के अनुराग जी के यहाँ से गए और अनुराग जी के यहाँ से चिट्ठी लिख गई है, उनका रिजर्वेशन हो गया। तो इस तरह से अनुराग जी के मन में ये दोष नहीं रहा कि समाजवादी पार्टी से हमारे विरोध में लड़े थे। अच्छे व्यक्ति हैं, दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उनको टिकट दिया है, तो हम चाहेंगे कि वो और अच्छे अधिक मतों से जीत करके जाएं, जिससे हमारे क्षेत्र में जो विकास की योजना है, कई जैसे अभी बीड़ा बन रहा है माननीय अनुराग जी के माध्यम से, माननीय योगी जी ने दे दिया है, यहाँ ड्रग पार्क बन रहा है, बहुत बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है। नहीं, ललितपुर जो हमारा जिला है सबसे आखिरी में, बुंदेलखंड गरीब और गरीब में ललितपुर, वो ऐसे जगह में हवाई अड्डा बन रहा है, ड्रग पार्क, रोडों का जाल बिछा हुआ है। तो अनुराग जी के पास जो भी समस्या लेकर के गया, सतत प्रयास से भी वो अपना काम, चाहे प्रदेश सरकार से हो चाहे केंद्र सरकार से, हमेशा काम कराने में आगे रहे। हमारे यहाँ ललितपुर में मेडिकल कॉलेज भी बना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये जनहित के काम करना चाहिए, जो जनप्रतिनिधि होता है उसको जनता का सेवक बन करके काम करना चाहिए। वो है सोच हमको माननीय अनुराग जी में दिख रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा किया है। हम भारतीय जनता पार्टी में अब शामिल हुए हैं, तो हमारा भी यही कर्तव्य बन जाता है कि हम सबसे मिल करके और ऐसे प्रतिनिधि को चुने कि जो माननीय मोदी जी के जाकर के केंद्र में हाथ मजबूत करे। और अब की बार जैसे नारा है कि 400 पार, वो पारो, अब फिर से मोदी सरकार बने और सबके दिलों में मोदी जी मोदी जी के नेतृत्व में सबके दिलों में जगह बने और जनहित के काम हो, और हमारा देश आगे बढ़े, विश्वगुरु बने, और एक अच्छा विकसित देश हमारा भारत होगा। तभी हम लोगों को मन में शांति होगी। और माननीय अनुराग जी जो हम देख रहे हैं कंटिन्यूअस, करीब 10 दिन हो गए लगातार, बिल्कुल लगातार देख रहे हैं हम आप ही तो लोगों को लग रहा है कि 10 दिन में हम देख रहे हैं कि जनता का रुझान माननीय मोदी जी और योगी जी की नीतियों में है, और अनुराग जी को अच्छे मतों से जिता करके यहाँ से सांसद में भेजने का काम हमारे लोकसभा झांसी और ललितपुर के लोग करेंगे। तो श्याम सुंदर जी थे हमारे साथ, दादा जिन्हें हम कहते हैं, और उनके जीवन परिचय, उनके राजनीतिक सफ़र और तमाम बातों पर उन्होंने खुलकर मुखरता से अपनी बात रखी। साफ दिल के हैं, ज़्यादा छुपाते कुछ है नहीं, ऐसी किसी ने फिर चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सौरभ।